Hi, good evening. I'm यशोवर्धन। हजेला आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज हम इंडियन पॉलिटी की क्लास में ले रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रक्चर बाद में पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले रहे हैं, संविधान में संशोधन। आर्टिकल 368 संविधान, हमारे भारत के संविधान में ऐसे कई फीचर्स हैं जिन्हें समय समय पर संशोधित किया गया। वाई? देखिए, संविधान बनाया काफ़ी पहले 1950 से इसे पूरी तरह से लागू किया गया है और आज 2025 तक आते आते लगभग इसमें 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 106 संशोधन हो चुके हैं। अब यहाँ सवाल आता है, ये प्रावधान क्यों किया गया? देखिए, दुनिया के जितने भी लिखित संविधान हैं उनमें सभी में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ती है समय के अनुसार तो उनमें अमेंडमेंट्स किए जाने चाहिए। भारत में भी संविधान में संशोधन करने के प्रावधान दिए गए हैं, जो कि यहाँ अगर हम देखें तो पार्ट 20 में आर्टिकल 368 में इनको मेंशन किया गया, इनका उल्लेख किया गया है। और अब तक जैसा मैंने बताया आपको 106 बार संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। अब ये संशोधन कैसे किए जाते हैं, और ये तो हमें समझ में आ रहा है कि जब जरूरत होती तब किए जाते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका प्रोविज़न इंडिया ने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया, ये भी जानना जरूरी है। तो भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को साउथ अफ्रीका के संशोधन करने की प्रक्रिया से ही लिया गया है। साउथ अफ्रीका में जो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया है उसे ही भारत में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया गया है। भारत में अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे संविधान में कहीं भी परिवर्तन किया जा सकता है, सिवाय मूल ढांचे के, जो कि मैं इमीडिएट इसके बाद ये टॉपिक लेने वाला हूँ कि आखिर ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा क्या है, राइट। तो उस पर भी हम चलेंगे, बट अभी हम देखते हैं कि आखिर ये जो संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कैसे शुरू की जाती है और संविधान में संशोधन कौन कर सकता है। संसद कर सकती है, राज्यों की विधानसभाएं कर सकती हैं, या राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करके कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर ऑर्डिनेंस से नहीं किया जा सकता किसी तरह का संशोधन, और संविधान में संशोधन का पावर एकमात्र अगर किसी को प्राप्त है तो वो है संसद, भारत की संसद। और संसद का तात्पर्य होता है राज्यसभा और लोकसभा दोनों को अधिकार है। और भारत में संविधान संशोधन के 3 तरीके दिखते हैं। एक तो है साधारण बहुमत के द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों से उस संशोधन का अनुमोदन कराना, अर्थात रेटिफाई कराना, राइट। सो हम उसमें जाएंगे। तो हम देख लेते हैं आखिर इसे कैसे, इस प्रक्रिया को अपनाया गया है, कैसे ये प्रक्रिया काम करती है। तो भारत में संविधान के संशोधन को सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जा सकता है? संसद, और संसद के दोनों में से किसी भी सदन में इससे संबंधित प्रस्ताव लाया जा सकता है, राइट। किसी भी विधेयक को पुरस्तापित किया जा सकता है। ये थोड़ी भाषा वो है जो संविधान में दी गई है, लेकिन मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ यहाँ। अब देखिए, जो विधेयक होते हैं वे क्या सिर्फ सरकार के मंत्री ला सकते हैं या कोई अन्य सदस्य ला सकता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखा, माफ कीजिएगा एक मिनट, देखिए यहाँ पर मंत्री और गैर सरकारी सदस्य, ये 2 बातें लिखी, मंत्री और गैर सरकारी सदस्य लिखा है। तो मंत्री का तात्पर्य तो होता है जो सरकार के सदस्य हैं, और गैर सरकारी सदस्य का तात्पर्य होता है जो सरकार में मंत्री नहीं है, भले वो चाहे अपोजिशन पार्टी के हों या रूलिंग पार्टी के हों, लेकिन वे गैर सरकारी सदस्य कहे जाते हैं। तो भारत में कोई भी व्यक्ति, जो भी सदन का सदस्य है, चाहे वह सरकारी सदस्य हो या गैर सरकारी सदस्य हो, सदन में संविधान में संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन इस तरह के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। पहले राष्ट्रपति से अनुमति ली जाएगी, देन तब लाया जाएगा। और ये जो व्यवस्था है राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की, ये उन सभी जगह पर अप्लाई की जाती है जहां जहां राष्ट्रपति को इस तरह के विधेयकों को पुनर्विचार के लिए ना भेजे जाने की सहमति है, राइट। क्योंकि इस तरह के जो विधेयक होते हैं, जैसे कि मनी बिल है, धन विधेयक हो गया, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक हो गया, इन्हें राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। इसलिए इस तरह के जितने भी विधेयक है वहां पर क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व सहमति आवश्यक है, राइट। अब देखते हैं, जो भी संशोधन से संबंधित विधेयक आएगा उसे दोनों ही सदनों में पास कराना अनिवार्य है, राइट। और वो भी कैसे? विशेष बहुमत से पास कराना अनिवार्य है, अन्यथा वह पारित नहीं हो पाएगा, तो वह
संशोधन नहीं कहलाएगा, ना ही हो पाएगा। इसके अलावा प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग से पारित कराना होगा और दोनों ही सदनों की अगर कभी मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाए कि सहमति नहीं है, एक सदन से पास होता है और दूसरे सदन से पास नहीं हो पाता है, तो वहां पर संयुक्त बैठक अर्थात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि सामान्य विधेयकों में होता है, बट वो यहाँ पर नहीं है। अगर हम यहाँ देखें, क्या राज्यों के विधानमंडल से भी उसको अनुमोदन? यस, बिल्कुल आवश्यक होता है। जब भी कभी संघीय व्यवस्था में संशोधन से संबंधित कोई विधेयक लाया जाता है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के पश्चात राज्यों की विधानसभाओं में भेजा जाता है और कम से कम आधे राज्यों से उस विधेयक का अनुमोदन आवश्यक होता है। और जब वहाँ से वो पारित हो जाता है देन तब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से वह विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों सदनों के पारित होने के बाद राज्यों के विधानमंडल की सहमति के बाद राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए जाता है और राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति देंगे। वे ना तो संशोधन विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना ही उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, अर्थात ना तो उनके पास सस्पेंसिव वीटो है अर्थात निलंबनकारी वीटो है, ना ही किसी तरह का पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो उनके पास है। तो इसमें किसी भी तरह से राष्ट्रपति इस विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकते, नहीं रख सकते, ना ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। अब देखिए, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 से राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयकों पर सहमति को अनिवार्य बना दिया गया, उनके लिए ऑब्लिगेटरी या बाध्यकारी बना दिया गया है कि राष्ट्रपति को इन पर सहमति देनी ही होगी। अब यहाँ देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन 3 प्रक्रियाओं से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। एक तो होता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, जिसे कि संविधान में संशोधन माना ही नहीं जाता, लेकिन हाँ एक प्रक्रिया है वो। संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, यस, दोनों ही सदनों में 2/3 बहुमत से पारित कराना होता है और उसमें भी जो बहुमत है वह पूरी जो सदन की कुल सदस्य संख्या है उसके आधे से कम नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष उल्लेख है। इसके अलावा विशेष बहुमत के अलावा कुछ ऐसे मामले जो संघीय व्यवस्था से संबंधित हैं उसमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी उसको सहमति प्राप्त होना चाहिए अर्थात अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह पारित हो पाता है। देखते हैं संसद के साधारण बहुमत के द्वारा। जब भी हम साधारण बहुमत की बात करते हैं तो वहाँ सिंपल सा होता है कि जो भी उपस्थित सदन है उनके 50% प्लस होना चाहिए, आधे से अधिक सदस्यों की सहमति होना चाहिए, तो वो विधेयक पारित हो जाएगा। उसमें कोई भी ऐसा नहीं कि कुल सदन के सदस्य संख्याओं का वो इसमें नहीं है, वो विशेष बहुमत वाले में लागू होगा। तो यहाँ देखा जाए जैसे कि जो भी है इस तरह में कौन कौन से हैं, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र सीमा राज्यों के नाम में बदलाव, या विधान परिषद का निर्माण करना या उसे समाप्त करना, दूसरी अनुसूची, राइट, जिसमें कि क्या है वेतन की बात की गई है, संसद में गणपूर्ति अर्थात कोरम, संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, संसद की प्रक्रिया के नियमों में कोई बदलाव, संसद और इसके सदस्य इसकी समितियों के विशेषाधिकार में किसी तरह का बदलाव, या अंग्रेजी भाषा का संसद में प्रयोग, उच्चतम न्यायालय में अवर न्यायाधीशों की संख्या की जो न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, उनमें अगर जूनियर जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्याओं में बदलाव करने से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय के जुरिडिक्शन में किसी तरह का बदलाव करना, राजभाषा का प्रयोग करना कि कौन सी राजभाषा का प्रयोग किया जाए, नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति आर्टिकल 5 से लेकर 11 में, राइट। देन संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण, राइट, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित कोई, या 5वीं अनुसूची या अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित हो, या फिर 6वीं अनुसूची जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित कोई मामला हो, उनमें साधारण बहुमत से ही उस विधेयक को पारित कराया जाता है। और साधारण बहुमत का तात्पर्य होता है सदन की कुल जो सदस्य संख्या है उसके आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव का पारित होना। अर्थात मान लीजिए कि सदन की कुल सदस्य संख्या है 545, ऐसे में अगर 273 की जगह 275 अगर एक सदस्य भी ऊपर आ जाता है तो वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा, राइट। ये तो हमने कहा कुल सदस्य संख्या, लेकिन यहाँ पर साधारण बहुमत में क्या होगा कि अगर मान लीजिए उस वक्त जितने भी सदस्य उस वक्त उपलब्ध होंगे, यदि 100 सदस्य भी उपलब्ध हैं तो 100 में से अगर आधे सदस्य भी अगर वोट कर देते हैं तो भी वह पारित मान लिया जाएगा।
लेकिन ध्यान रखना होगा कि जो गण पूर्ति कितनी है, 10%। टोटल हाउस का जो नंबर होता है उसके सिर्फ 10% होता है। तो अगर मान लीजिए कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा की, अगर वहां देखा जाए तो 545 है, तो कम से कम ये मानिए कि उसका 10% वहां होने चाहिए। अगर उतने हैं और उतने सदस्यों में से भी आधे सदस्यों ने अगर बहुमत से इसको पास कर देते हैं, साधारण बहुमत से पास कर दे, तो यह प्रस्ताव पास हो जाता है। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं विशेष बहुमत में क्या होता है। यहां पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि यहां कहा जाएगा कि सदन की कुल सदस्य संख्या जो कि टोटल नंबर है, जैसे 545 लोकसभा का है, 245 राज्यसभा का है, तो सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जो 2/3 बहुमत है ये कुल जो सदन की सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही शर्तों को जब पास किया जाता है, दोनों ही शर्तों को लागू करके जब विधेयक को पास किया जाता है, उसे कहा जाता है विशेष बहुमत द्वारा विधेयक का पास होना। राइट? अब यहां पर देखें ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनमें कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो वो एक फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों से रिलेटेड है, या फिर डायरेक्टर प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए, और इसके अलावा इसके और इसके अर्थात मूल अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, इनके अलावा जितने भी मुद्दे हैं उन सभी पे लागू होगा। लेकिन जो ऊपर की लिस्ट में हमने जो बताया था साधारण बहुमत वाले, उनके अलावा। अब अगला आता है कि विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों से भी अनुमोदन कराना। कितने? कम से कम आधे राज्यों से अनुमोदन कराना। ये वो मामले होते हैं जिनमें केंद्र राज्य दोनों ही जुड़े होते हैं, जिन्हें हम कहेंगे संघीय मामले। जब संघीय मामलों की बात आती है तो वहां पर क्या होगा कि अगर इस तरह का कोई विधेयक लाया जाता है, उसे पास कराना है, तो वहां पर दोनों ही हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में उनकी कुल सदस्य संख्या जो है उसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए। साथ ही साथ जो बहुमत होगा वह उसकी कुल सदस्य संख्या के आधे से कम नहीं होना चाहिए, तो मोर देन हाफ होना चाहिए। तब वह विधेयक पारित माना जाएगा, दोनों सदनों से अलग अलग, पृथक पृथक। उसके पश्चात वह जाएगा राज्यों के विधानमंडलों के पास भेजा जाएगा, और सिर्फ आधे राज्यों की सहमति चाहिए। अगर मान लीजिए भारत में इस वक्त 28 राज्य हैं, तो यदि 14 राज्य भी सहमति दे देते हैं तो वो विधेयक पारित मान लिया जाएगा, भले ही अन्य 14 राज्यों की अगर उस पर सहमति नहीं है तब भी। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसमें किस तरह के मामले होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब ये देखिए संघीय मामले हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में ना केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं बल्कि राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। इसके अलावा केंद्र एवं राज्य की कार्यकारिणी शक्तियों का विस्तार, एग्जीक्यूटिव बॉडीज जो होती हैं केंद्र की और राज्य की, उनके पावर्स को बढ़ाने की बात की जाती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी भी तरह के जुरिडिक्शन में चेंजेस करना, उनके पावर में चेंजेस करना। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के मध्य लेजिस्लेटिव पावर में किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, केंद्र और राज्यों के विधायी शक्तियों में विभाजन या बंटवारे से संबंधित है। वस्तु और सेवा कर परिषद, क्योंकि इसमें भी केंद्र और राज्य दोनों की ही भागीदारी है, तो यहां पर भी राज्यों की सहमति आवश्यक है। देन 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में क्या है, वहां पर केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों का बंटवारा है। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। अगर उस सूची में किसी तरह का कोई परिवर्तन किया जाता है तो केंद्र और राज्यों दोनों की सहमति आवश्यक होती है। इसके अलावा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यहां पर भी क्योंकि राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में भी उनकी सीटें अलग अलग आवंटित की जाती हैं। देन इसके अलावा है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। तो अर्थात अगर मान लीजिए 368 के अंतर्गत ही कोई परिवर्तन करना है, इसी के जो प्रावधान है उनको बदलना है, तब भी राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो देखिए हमने अब तक देखा कि संविधान में 3 तरीके से परिवर्तन किए जा सकते हैं, अर्थात संशोधन किए जा सकते हैं। अब ये तरीके क्या क्या हैं उन्हें हम दोबारा से देखते हैं। देखिए, एक होता है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, जो कि सामान्य चीजें होती हैं। इसके अंतर्गत जो भी संशोधन किए जाते हैं वे साधारण बहुमत द्वारा पास हो जाते हैं। उसमें किसी भी तरह से विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत या राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा होता है विशेष बहुमत के द्वारा, जिसमें कि 2/3 बहुमत होता है, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत होगा। उसके अलावा सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा होना चाहिए वह बहुमत। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है कि विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की विधानमंडलों से उसका अनुमोदन
होना चाहिए, राइट। तो ये 3 तरीके हैं। और अब अगला सवाल यहाँ पर आता है कि आखिर ये कौन से हिस्से में है। तो संविधान के भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में है, और इसे साउथ अफ्रीका के संशोधन नियमों से लिया गया है, राइट। तो साउथ अफ्रीका से इसे लिया गया है। संविधान में कहीं भी परिवर्तन किए जाते हैं, लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा स्थापित किए गए मूल ढांचे के सिद्धांत में जो तत्व दिए गए हैं उनके अलावा कहीं पर भी पूरे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, इस बात का ध्यान रखें, राइट। चलिए अब हम यहां पर थोड़ा सा इसके विषय में कुछ और देखते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना की जाती है। कहा जाता है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय की व्यवस्था नहीं की गई, जैसे कि संविधान सभा जैसी या संविधान परिषद जैसी। यहाँ पर संसद को ये शक्ति है, और अगर बहुमत प्राप्त जो दल होगा जो सरकार बनाता है उसका अगर संसद में बहुमत है तो संविधान में वो मनमाने तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। इस बात का डर हमेशा बना रहता है, राइट। इसके अलावा है कि इसके अंतर्गत राज्यों को अधिक शक्तियां नहीं दी गई हैं, जबकि केंद्र में सिर्फ संसद को ज़्यादा शक्तियां दी गई हैं। राज्यों को बहुत ही सीमित शक्तियां दी गई हैं, और यदि कभी राज्य किसी भी तरह की असहमति भी प्रकट करते हैं तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यह भी एक आलोचना का वैलिड बिंदु है। देन इसके अलावा होता है कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि जहाँ भी कहीं देखते हैं सिर्फ आधे राज्यों का अनुमोदन की बात की जाती है, जबकि अमेरिका में कितना है, कम से कम 3/4 राज्यों से अनुमोदन कराना होता है। तो यहाँ पर हम देखें तो राज्यों में कई बार हम देखते हैं कि रूलिंग पार्टी जो सेंट्रल में वही स्टेट्स में होती है, तो बहुत आसानी से उन्हें वे पारित करा लेते हैं इस तरह के संशोधन, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें, क्या अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि कोई एक सदन सहमति दे लेकिन दूसरा सदन सहमति ना दे, तो यहाँ पर संयुक्त बैठक जैसा कोई प्रावधान नहीं है, वह प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी। इसके अलावा राज्यों के विधानमंडल को जब ये कोई भी विधेयक भेजा जाता है तो वहाँ कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि कितने समय में वहाँ पर वो उसको लौटाएंगे, तो इस तरह की समय सीमा नहीं दी गई। तो उस पर भी यहाँ पर आलोचना की जाती कि यहाँ पर मौन है, इस मुद्दे पर हमारा संविधान में कोई व्यवस्था नहीं दी गई है, मौन है। और अगर राज्य कभी कोई सहमति देने के बाद अगर वापस ले लेता तो इस तरह के भी कोई प्रावधान नहीं किए गए, स्पष्टता का अभाव है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इतनी सारी कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के संविधान संशोधन अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी है। केसी वेयर ने ठीक ही कहा कि लचीलेपन व जटिलता के बीच एक बेहतर संतुलन है, एक बेहतर तालमेल है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत जो सामान्य मुद्दे वे साधारण बहुमत से पास हो सकते हैं, जो विशेष मुद्दे जैसे मौलिक अधिकारों से संबंधित, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, इसके अलावा अन्य कई जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वहाँ पर हम देखते हैं राज्यों की भी सहमति आवश्यक होती है। तो यहाँ पर ना केवल कुछ जो सरल मामले हैं वे साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, और जहाँ जटिलताएं हैं उनके लिए विशेष बहुमत और साथ ही साथ राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है। तो इस तरह से हम देखें कि हालांकि कई आलोचकों ने इसकी कई आलोचनाएं की गई, लेकिन तब भी एक बेहतर